ठंड में गरीब बहू का पेड़ घर। नहीं उर्वशी बेटा, हम तुझे उस झोपड़पट्टी में कभी नहीं भेज सकते। लेकिन माँ, उस झोपड़पट्टी से मेरा क्या लेना देना है? मुझे तो सिर्फ मोहित के साथ रहना है। उर्वशी बेटा, बात को समझो। हम तुम्हारी बड़ी बहन को भी ऐसे घर में बहू बनाकर भेजा जहाँ वो खुश है, जहाँ उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती। हाँ उर्वशी, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं भी तुम्हें इतने गरीब घर की बहू बनते नहीं देख सकती। उर्वशी के माता पिता शोभा और अमित उसे काफी समझाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं उसकी बड़ी बहन पूर्वी भी उनका साथ दे रही थी, लेकिन उर्वशी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। समझने की कोशिश कर बेटा, तुझे पता नहीं है गरीबी क्या होती है। ऐसा नहीं है माँ, मोहित बेकार थोड़ी ही ना है, वो कितना अच्छा है। उर्वशी की ये बात सुनकर उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उसे कैसे समझाएं। अब अपने परिवार को चुप देखकर उर्वशी ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अगर आप मेरी खुशी ही चाहते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मोहित के साथ ही खुश रहूंगी। कोई अमीर ज्यादा मुझे खुश नहीं रखने वाला। मैं पैसों से शादी करके कभी खुश नहीं रह सकती। उसके परिवार वाले अब उसके सामने बेबस हो गए और उसकी पसंद की शादी के लिए मान गए। उसके बाद उन्होंने कुछ ही समय में उर्वशी को बहू बनाकर उसकी मर्जी के ससुराल में भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ उर्वशी, आखिर तुम्हारे माता पिता मान गए। मैं भी बहुत खुश हूँ। उर्वशी एक बड़े परिवार को गरीब घर की बहू बनकर आई, जहां उसके पति के अलावा उसके सास, ससुर, नंद, देवर, जेठ, जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे भी रहते थे। उर्वशी को इस बात पर हैरानी थी कि इतना बड़ा परिवार इतनी छोटी झोपड़ी में कैसे गुजारा कर रहा था। अपने भाई की शादी की खुशी में उसकी नंद रीमा भी मायके आई हुई थी। आज उर्वशी की पहली रसोई थी। हे भगवान, पूरी रात जमीन पर लेटने की वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। पुरजोर रात, एक झपकी भी नसीब नहीं हुई। मुझे यहाँ एडजस्ट होने में समय लगेगा। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। मैं तुझे बता दूं कि अभी राशन बंटने का समय नहीं हुआ है, इसलिए घर में बस कुछ चावल और सूजी पड़ी हुई है। तो थोड़े जीरे के चावल और सूजी का हलवा बना दे। और हाँ, घी नहीं है, इसलिए थोड़े तेल में ही हलवा बना देना। क्या, सिर्फ जीरे के चावल और सूजी का हलवा, वो भी बिना घी का? इतना क्यों चौंक रही है? हम गरीब लोग हैं और गरीब लोग ऐसा ही खाना खाते हैं। वैसे तू कौन सा बहुत अमीर खानदान से आई है जो इस तरह हैरान होकर हमें शर्मिंदा कर रही है? अरे नहीं माँ जी, मैं आपका मजाक नहीं बना रही हूँ। आपको ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दे। इतना कहकर विद्या वहां से चली गई और उर्वशी ने एक गहरी सांस ली जो अभी तक उसने दबा रखी थी। इसके बाद वो खाना बनाने रसोई में चली गई, जहां उसने देखा कि रसोई में थोड़ा ही सामान मौजूद था और खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। अरे ये क्या, मिट्टी का चूल्हा? मैंने तो कभी इस पर खाना नहीं बनाया, लेकिन जो भी हो मुझे हार नहीं माननी चाहिए। घबराती परेशान होती उर्वशी चूल्हे पर खाना बनाने बैठी, लेकिन उसे अभी तक आग भी नहीं जलाई जा रही थी और पूरे घर में धुआं फैल गया था। हे भगवान, एक तो वैसे ही कोल की जैसा घर है, ऊपर से इतना धुआं कहाँ से फैल गया? मुझे तो घुटन हो रही है। अरे माँ जी, कहीं उर्वशी तो रसोई में नहीं है? आज उसकी पहली रसोई है ना? अरे हाँ बहू, मैंने उसे अभी खाना बनाने को बोलकर आई हूँ। जाकर देख, इससे पहले वो हमारी कुटिया को जलाकर राख कर दे। मोहिनी तेजी से रसोई में पहुंची, जहां उसने देखा कि उर्वशी चूल्हे के आगे बैठी हुई खांस रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और चूल्हे से धुएं के गुबार उठ रहे थे। मोहिनी ने जल्दी से चूल्हे की लकड़ियों को सही करके उसमें आग जलाई। ये क्या कर रही हो उर्वशी? तो मुझे बुला लेती, मैं चूल्हा जला दी थी। चलो, आग सही से जल रही है, जो भी बनाना है बना लो। आग जलने पर जैसे तैसे उर्वशी ने कच्चे पक्के चावल और हलवा बनाकर तैयार किया। वहीं कमरे में बैठे सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। उर्वशी ने सबको खाना परोसा। भाभी, आप इतनी देर में ये बनाकर लाई हो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कुछ बनाकर खा लेती। ओ करोड़पति की औलाद, घर में जो पड़ा हुआ था बहू ने वही बना दिया। अब खाना है तो खा, नहीं तो अपने ससुराल जाकर ही खाना। अरे क्या विद्या, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेती हो, हाँ? और रीमा, उर्वशी घर की नई बहू है, इसलिए उसे तमीज से बात करो। घर के मुखिया ऋषि ने किसी तरह बात को संभाल लिया, लेकिन उर्वशी देख पा रही थी कि गरीबी की वजह से उसके ससुराल के माहौल में काफी चिड़चिड़ापन था। घर में बहुत सारी चीजों की कमी थी और फर्नीचर के नाम पर सिर्फ उसका दहेज था। उर्वशी, मैं बाहर नल पर कपड़े धोने जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी अपने कपड़े धुलवाने हो तो मुझे दे दो। नहीं भाभी, मैं अपने कपड़े आपसे कैसे धुलवा सकती हूँ? चलिए हम मिलकर कपड़े धो लेते हैं। अरे तुम तो बहुत ही मेहनती हो। मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हें खाना बनाने में दिक्कत हुई, लेकिन तुमने खाना बना ही दिया। हाँ भाभी, मेहनत करना मैंने अपनी माँ से ही सीखा है। उन्होंने भी मेरी उम्र में बहुत मेहनत की। मोहिनी को उर्वशी के स्वभाव काफी पसंद आया। दोनों कपड़े धोने जा रही थी कि तभी वासु और चिंकी बाहर से खेल कर आई। उनके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे और वो दोनों काफी गंदे लग रहे थे।
अरे लगता है तुम दोनों मिट्टी में खेल कर आ रहे हो। कितना तंग करते हो तुम मम्मी को। चलो मैं तुम्हें नहलाकर कपड़े बदल देती हूँ। मौसम बच्चों के लिए थोड़ा सर्द था, इसलिए उर्वशी ने बच्चों के लिए पहले चूल्हे पर पानी गर्म किया और फिर उन्हें नहलाकर साफ सुथरा कर दिया। मोहिनी को यह सब देखकर पता चल गया था कि उसके बच्चों को माँ जैसा ख्याल रखने वाली चाची मिली है। वहीं गरीबी की वजह से उर्वशी काफी सारी नई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो फिर भी खुश थी। समय बीत रहा था और वो अपने ससुराल वालों के साथ ढलना शुरू हो गई थी। लेकिन एक दिन कितनी घनी घटा चढ़कर आई है, गरज भी कितनी तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है आज पानी पूरी जी जान से बरसने वाला है। माँ जी, एक बारिश होगी तभी तो ठंडी शुरू होगी। अब फिर से वही मौसम आ रहा है जो बड़ी मुश्किलें साथ लाता है। हे भगवान, इस बार सर्दी कम पड़े, वरना हम जैसी का तो जीना ही दुश्वार हो जाता है। विद्या ने इतना कहा ही था कि तभी तेज हवाएं चलने लगी और घर की चटकती दीवारों की झिर्रियों से ठंडी हवा के झोंके आने लगी। वहीं छत के नाम पर सिर पर रखा छप्पर भी तेज आवाज करने लगा, जिससे दोनों बच्चे घबरा गए। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। हमारी छत कितनी जोर से आवाज कर रही है। अरे वासु, चिंकी, तुम दोनों इधर आओ मेरे पास। उर्वशी ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठा लिया। वहीं हवाएं और तेज चलने लगी और साथ ही आसमान से मोटी मोटी बूंदें गिरने शुरू हो गई। कुछ ही देर में आसमान गरज कर जोर से बरस पड़ा और आज उर्वशी को एक नई मुसीबत सामना करना पड़ रहा था। हे भगवान, ना रोहित है, ना मोहित है और ना ही सुधीर। अब छत का छप्पर कौन ठीक करेगा? दीवारों से भी पानी रिस रहा है। बहू, कुछ करो। माँ जी, हम क्या करें? बारिश बहुत तेज है, ऐसे में छप्पर भी ठीक हो पाएगा या नहीं? और दीवारों से आते हुए पानी का तो कोई इलाज ही नहीं है। भाभी, अभी हम किसी तिरपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे छत से पानी हम पर नहीं आएगा। उर्वशी का मन ये सब देखकर काफी घबरा रहा था। उसने सबसे पहले कभी ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं किया था। दोनों बहुओं ने मिलकर घर के बीच में तिरपाल बांध दी, जिससे छत से पानी टपकता तो रुक गया, लेकिन दीवारों से आता पानी जमीन पर भरता जा रहा था, जिसके कारण पूरे घर में कीचड़ फैल गया और सभी को खड़ा रहना पड़ गया। वहीं जंगलों से लगती ठंडी हवा से सबका बदन कांप रहा था। हे भगवान जी, समय आया नहीं और ठंड ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। अगर अभी इतनी सर्दी पड़ जाएगी तो आगे बर्फ पड़ने लगेगी। माँ जी, आप ये शॉल ले लीजिए, ये माँ ने मुझे दी थी, इससे आपको सर्दी कम लगेगी। शुक्रिया बहू, अगर तू ना होती तो आज यहीं खड़े खड़े में जम जाती है। पानी काफी देर तक बरसता रहा, जिससे पूरे घर में सब तरफ पानी और कीचड़ फैल गया। चूल्हा चटक गया और दीवारों की झिर्रियां और बड़ी हो गई और अब छप्पर भी जगह जगह से टूट चुका था। बहुत देर तक बारिश थमी और सबने एक चैन की सांस ली। बारिश थमने पर विद्या के तीनों बेटे भी घर लौट आए। देख रहे हो घर का क्या हाल हो गया है। तुम तीनों से ना तो इसकी मरम्मत कराई जाती है और ना ही एक किराए का मकान लिया जाता है। खुद तुम काम पर चले जाते हो और यहाँ हमें अकेले सारी परेशानी झेलनी पड़ती है। माफ कर दीजिएगा माँ, हमारा इतना हिसाब तो नहीं है कि हम इस कच्ची झोपड़ी को पक्का करवा दें और ना ही किराए पर मकान लेने की। माँ, हम खुद ही जुगाड़ करके इस घर की थोड़ी मरम्मत कर देंगे, जिससे आपको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तीनों भाई अक्सर ऐसा बोलते, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया था। तीनों रोज सुबह मजदूरी पर चले जाते और शाम को थके हारे घर लौटा करते और इसके चलते वो कुछ और नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से बढ़ती सर्दी में सभी को काफी दिक्कत हो रही थी। एक बारिश ने आकर सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। हवा इतनी ठंडी चल रही है कि घर का बर्फ खाना बना हुआ है। सही कह रही हो विद्या, क्या फायदा ऐसी छत होने के जिसके होते हुए भी बेघर जैसा महसूस हो। माँ जी, पिताजी, आप दोनों थोड़ी चाय ले लीजिए, इससे आपके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी। बहू, तूने अपने घर में कभी ऐसी समस्याएं नहीं देखी होंगी, लेकिन फिर भी तू अपनी परवाह न करते हुए हमारा पूरा ख्याल रख रही है। बहू तो ऐसे घर से आई है जहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन बेचारी को यहाँ ऐसे दिन दुखने पड़ रहे हैं। हमें माफ कर दे बहू, हम तुझे वो सब नहीं दे पा रहे हैं जो तुझे तेरे माँ बाप से मिला है। अरे, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ और अब ये सब परेशानियाँ मेरी भी हैं। विद्या और ऋषि को अपनी अब बहू का असली रूप और कोमल स्वभाव नजर आया। उर्वशी बहुत मेहनती थी, वो कभी किसी काम से नहीं घबराती और सभी मुश्किलों का डटकर सामना कर रही थी। इसी तरह मौसम भी उसे रोज नई चुनौती दे रहा था। चाची, बहुत ठंड लग रही है। घर में भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे, इस तरह तो तुम दोनों को सर्दी लग जाएगी। आओ, मैं तुम्हें अपना कंबल उड़ा देती हूँ। नया वाला कंबल? हाँ बेटा, नया कंबल, उसमें तुम्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। उर्वशी दोनों बच्चों को अपने कमरे में लेकर गई और उन्हें अपने नए गर्म कंबल में बिठा दिया।
जब से उर्वशी आई है तब से मुझे बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, वो सब कुछ संभाल लेती है। बहू तो सब कर रही है, लेकिन हम तो उसे रहने के लिए एक छत भी नहीं दे सकते। अरे अब ऐसा भी मत बोलिए, जैसा भी है कम से कम हमारे पास घर है तो सही, भले ही जगह और बिस्तर कम है। बहू रोज सूखा भूसा जलाकर घर में गर्मई कर देती है, इससे रात तो काटी जा रही है। पता है बेघर लोग इस मौसम में कैसे गुजारा कर रहे होंगे। विद्या ने ऐसा बोला ही था कि तभी बाहर से जोर जोर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगी। अरे चलो चलो बाहर निकलो, वरना हम हाथ पकड़ कर निकाल देंगे। हे भगवान, कौन आ गया? कौन किसको बाहर निकालना चाह रहा है? रुकिए माँ जी, मैं जाकर देखती हूँ। मोहिनी ने बाहर आकर देखा कि बहुत से सरकारी लोग और पुलिस मोहल्ले में आई हुई थी और उनके साथ क्रेन और ट्रक जैसे बड़े बड़े वहां वाहन भी थे। हे भगवान जी, ये क्या हो रहा है? ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अरे बाहर निकलो, ये जमीन तुम्हारे बाप दादा की जागीर है क्या, जो इस पर मिट्टी के घर बनाकर इतनी शान से रह रहे हो? इतना कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को वहां बने सभी छोटे घरों में भेज दिया और सबको बाहर निकलवाया। अरे बाहर निकलो, ये सरकारी जमीन है, यहाँ तुम इस तरह डेरा डालकर नहीं रह सकते। साहब, हमारे जो भी है बस हमारी झोपड़ी ही है, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। देखो, इस तरह कोई भी सरकारी जमीन पर यूं ही घर बनाकर नहीं रह सकता। ये सब आपको यहाँ घर बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस पर मोहिनी सबसे विनती करने लगी, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं था। ऑफिसर ने कुछ आदमियों को अंदर भेजकर सभी को बाहर बुला लिया। देखो, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, अपना जरूरी सामान लो और निकलो यहाँ से, वरना घर के साथ सामान भी टूटेगा। अब परिवार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता। कुछ ही देर में तीनों बेटे उधार की बग्गी लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने एक बग्गी पर सारा सामान रखा और पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर चल दिए। वहीं रीमा तक भी ये खबर पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ। अब पूरा परिवार सर्द हवा में बग्गी पर बैठकर इधर उधर भटकता फिर रहा था। ये क्या कर दिया भगवान तूने? अभी तो मुंह से निकला ही था कि कम से कम हमारे पास छत है, घर है, और अब वो भी हमसे छिन गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबा, मैं आपका बड़ा बेटा होने के नाते हार गया। ना एक अच्छा पति बन पाया और ना अच्छा बाप बन पाया। हे भगवान, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। हम पूरी कोशिश करते तो हैं। भगवान ने अगर ऐसे दिन दिखाए हैं तो अच्छे दिन भी दिखाएगा। हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। हाँ भाभी, हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। चाहे जो भी हो, हम हर मुसीबत का मिलकर और डटकर सामना करेंगे। माँ, अब ये बग्गी किराए की है। अब हमें इस पर से अपना सामान कहीं पर उतारना होगा, क्योंकि इसे इसके मालिक को वापस करना है। लेकिन रोहित जी, हम सामान भला कहाँ उतर कर रखेंगे? हम सड़क पर तो इसे बिल्कुल नहीं रख सकते। हाँ उर्वशी, हमें कोई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ हम ठहर सके। पूरे परिवार को बग्गी पर चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिला। वो शहर और बसावट की जगह से काफी दूर आ चुके थे और अब उन्हें सिर्फ खाली मैदान ही दिखाई दे रहा था कि तभी उनकी नजर दूर एक आधे कटे बड़े पेड़ के तने पर पड़ी। अरे देखिए, वहाँ क्या है? क्या वो किसी का घर है? बहू सही कह रही है, आसपास तो सिर्फ खाली मैदान ही है, हमें वहीं पर रुक जाना चाहिए। पूरा परिवार उस आधे कटे पेड़ के पास पहुंचा, जिसका तना लगभग उनके घर जितना ही मोटा था। पेड़ की चौड़ाई को देखकर अभी काफी हैरान हो गए। यकीन नहीं होता इस पेड़ का तना इतना बड़ा है। जब ये पेड़ पूरा होगा तो कितना बड़ा और ऊंचा हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो रोहित, ये पेड़ बहुत ऊंचा होगा और इसकी शाखाएं सब तरफ फैली होंगी। अरे तुम इस पेड़ को निहारने से अच्छा इसकी कुछ लकड़ियां लेकर आग जला लो। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। माँ जी, पिताजी, आप बच्चों को लेकर कंबल में यहीं इस पेड़ की ओट में बैठ जाइए, मैं चटाई बिछाई देती हूँ। ऋषि और विद्या दोनों बच्चों को लेकर कंबल ओढ़कर बैठ गए। वहीं तीनों बेटों ने अपने कुछ औजार निकाले और आग जलाने के लिए लकड़ी काटना शुरू कर दिया। अरे ये पेड़ तो बहुत मजबूत है। मुझे तो लगा था कि यह कोई पुराना खोखला पेड़ होगा, लेकिन इसकी लकड़ी तो बिल्कुल लोहा लट्ठ है। भैया, मेरे तो हाथ भी दुखने लगे हैं। मैंने आज तक इतनी मजबूत लकड़ी नहीं काटी। अरे जल्दी लकड़ी काटो, वरना सारी यहीं जम जाओगे। पिताजी, पेड़ इतना मजबूत है कि हमें ठंड में भी पसीना आ गया है। लकड़ी काटे नहीं कट रही है। पूरा परिवार इस बात से काफी हैरान था कि पेड़ का सिर्फ आकार ही बड़ा नहीं था, बल्कि तना भी बेहद मजबूत था। किसी तरह तीनों भाइयों ने मिलकर कुछ लकड़ी तोड़ी और फिर उससे आग जलाई। वहीं कुछ दूरी पर एक पानी की नदी बह रही थी, जिसकी वजह से वहां और ज्यादा ठंड पड़ रही थी। अब जाकर थोड़ी राहत मिली है, वरना ठंड से हाथ पैर भी बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए थे। अभी तो कड़ाके वाली ठंड का मौसम नहीं आया है, पता नहीं उस मौसम में हमारा क्या होगा।
कुछ नहीं होगा पिताजी, भगवान की कृपा से हमें तब तक कोई रहने का ठिकाना मिल जाएगा। इसी तरह पेड़ की ओट में आग के चारों ओर बैठकर हाथ सेकते हुए बातें कर रहे थे। वहीं चिंकी और वासु की नजर पेड़ पर आ जा रही गिलहरी और खरगोश पर पड़ी। मम्मी देखो खरगोश, और देखो छोटी छोटी गिलहरियां भी हैं। वाह, ये पहले तो याद नहीं थी, अब कहाँ से आ गई और कितनी प्यारी है ये। लगता है ये बेजुबान यहाँ आते जाते होंगे। हमने इसे काटा है, शायद इसलिए ये इसकी हिफाजत करने को इकट्ठा हो गए हैं। जानवर भी अजीब होते हैं, कहीं भी घर बसा लेते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनसे भी घर छीन लेते हैं, जिस तरह आज हमसे छीना है। बहू, अब जो होना था वो हो गया। अगर हम इस तरह उसे सोचकर आधे होते रहेंगे तो आगे की शुरुआत कैसे करेंगे? लेकिन पिताजी, हम कैसे और कहां से शुरुआत करेंगे? हमसे तो एक ही झटके में सब कुछ छिन गया। सामान है तो उसे रखने के लिए चार दीवार ही नहीं है। और क्या आज के जमाने में घर मिल पाना आसान होगा? जरूरी नहीं कि हमें हमेशा चार दीवारें ही मिले। कभी कभी हमें जो मिलता है, हमें ज्यादा की चाहत है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन एक रास्ता हमेशा होता है। ये खाली मैदान है, लेकिन इसमें इस अकेले पेड़ का होना मुझे कोई आम बात नहीं लग रही। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो उर्वशी? अब ये मत कहना कि हम पेड़ के अंदर रहने वाले हैं। अगर हम चाहें तो रह सकते हैं, जिस तरह ये जानवर रह रहे हैं। बहू, वो जानवर हैं और जानवर इसी तरह रहते हैं, पर इंसान नहीं। हालांकि उर्वशी को भी नहीं पता था कि वो पेड़ में कैसे रहेंगे, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद भरी नजर बार बार उस पेड़ पर ही जाकर रुक रही थी। और आज उसे अपनी माँ की बातें बहुत याद आ रही थी। अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ की आप मुझे क्या समझाना चाह रही थी। अब मुझे साफ नजर आ रहा है कि आप किस सबसे गुजरी हो। जो हो सके तो मुझे माफ कर देना। उर्वशी का परिवार अभी भी इस बात से अनजान था कि उसका पूरा ससुराल बेघर हो चुका है, और उर्वशी उन्हें ये बात बताना भी नहीं चाहती थी। अब कोई ठिकाना न होने की वजह से उन्होंने उस पेड़ के पास ही समय गुजारा और वहीं खाना बनाया और फिर रात कोई कंबल ओढ़कर वहीं लेट गए। हे भगवान, रात में यहाँ खोले हैं, मैं बहुत ठंड है, शरीर भी सुनने पड़ रहा है। इस तरह तो हमें नींद नहीं आएगी। अरे, यहाँ नदी की वजह से बहुत ज्यादा ठंड है। पानी चल रहा है जिससे हवा और ज्यादा ठंडी हो रही है। अरे, इतनी ठंड में तो सुबह तक यहाँ से हम सबकी मैयत ही निकलेगी। ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? मैं बाकी लकड़ियों से भी आग जला देता हूँ, सुबह हम और लकड़ियाँ काट लेंगे। सुधीर ने उठकर ढेर सारी लकड़ियों में आग जलाई और फिर वहां थोड़ी जगह में थोड़ी सी गर्माहट हुई, लेकिन अभी भी वहां खाली मैदान में बहुत ज्यादा ठंड थी और इसी वजह से पूरी रात किसी को भी नींद नहीं आई। अगले दिन आसमान खुला और धूप की पहली किरण दिखाई दी। भगवान की कृपा से आज तो सूरज निकल आया, वरना कितने दिन से बस ठंडी हवा, तेज हवा ही चले जा रही थी। चंद बिस्तरों में हमारा गुजारा भी नहीं होता। पूरी रात ठंड में कांपते हुए ही गुजार दी। माँ जी, हमारे पास अब खाने का कुछ भी नहीं बचा है और शहर दुकानें तो यहाँ से बहुत दूर हैं और यहाँ से पैदल वहाँ तक जाने में बहुत समय लग जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं हम उनसे खुद जाकर सामान ले आएंगे। रोहित और मोहित दोनों भाई सामान लेने के लिए शहर की तरफ चल पड़े। अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि तेज ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। भैया, लगता है आंधी आने वाली है, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? इतने में हम वापस लौटेंगे, इतनी आधी आंधी शुरू हो जाएगी। बस कुछ ही देर की हवा की रफ्तार बढ़ रही है। जल्दी कर रोहित, हमें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। अब दोनों भाई खुले मैदान से निकलकर भागने लगे। वहीं उनका परिवार भी तेज हवा से काफी घबरा रहे थे। हे भगवान, पहले बारिश और अब ये तेज हवा, आखिर कुदरत हमसे चाहती क्या है? लगता है आंधी आने वाली है, अब हम क्या करेंगे? विद्या के इतना कहते ही हवा की गति दोगुनी हो गई। हवा में मिट्टी मिलने लगी और पूरा खाली मैदान मिट्टी से भर गया। दोनों बच्चे भी ये देखकर काफी घबरा गए। माँ जी, पिताजी, जल्दी कीजिए, जल्दी इस पेड़ के तने में चलिए। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, आंधी बहुत तेज है, जल्दी करिए। लेकिन हम इसके अंदर जाएंगे कैसे? मोहिनी के इतना कहते ही उर्वशी ने एक एक कर सबका हाथ पकड़ के सभी को पेड़ के उस हिस्से से अंदर पहुंचाया जहां से उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ी काटी थी। अंदर से पेड़ में कहीं लकड़ी थी तो कहीं से खोखला था। बहू तो सही कह रही है, यहाँ तो आंधी हम तक पहुँच नहीं पा रही है और ये पेड़ भी अंदर से खोखला होगा, किसने सोचा था? माँ जी, बड़े तनों के पेड़ अक्सर खोखले होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह खोखला नहीं है। हमें इसके अंदर ठहरने के लिए इसके अंदर की फालतू लकड़ियों को निकालना पड़ेगा। उर्वशी, हमें तुम पर पहले ही यकीन कर लेना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, हम यहाँ इस पेड़ के अंदर ठहर सकते हैं। पेड़ के अंदर जाने के बाद सबको पता चला कि पेड़ सच में रहने लायक था। उनके साथ साथ छोटे छोटे जानवर भी आंधी से बचने के लिए उसी पेड़ में छुपे हुए थे।
और वासु चिंकी उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। आंधी रुकने के बाद रोहित और मोहित भी खाने का कुछ सामान लेकर घर लौट आए। उसके बाद उर्वशी ने उन्हें भी पेड़ के बारे में बताया। तीनों भाइयों ने मिलकर लकड़ियों को काट कर पेड़ के अंदर से सफाई की। अब इस पेड़ की कटी हुई लकड़ी हम आग जलाने के काम में ले सकते हैं। और भाभी, पेड़ की लकड़ी तो साफ हो गई, अब हमें इसके अंदर से सफाई करनी होगी ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए और हम इसके अंदर रह सके। लेकिन उर्वशी, ये पेड़ ऊपर से तो खुला हुआ है, अगर ये कटा हुआ नहीं होता तो ऊपर से खुला हुआ भी नहीं होता। हमें इसे खुद ही ऊपर से बंद करना होगा भाभी। अब हमारे पास घर नहीं है, बस ये पेड़ है और अब हम इसे अपने घर जैसा बना लेंगे। सही कह रही हो उर्वशी, मैं आज ही बग्गी पर झाड़ी लगा कर लाऊंगा ताकि हम इसकी छत बना सकें। उर्वशी की बात मानने पर अब सभी को पेड़ को लेकर एक अलग अलग आइडियाज आने लगे और फिर उन्होंने पेड़ को उसी तरह इस्तेमाल किया। मोहित बग्गी पर ढेर सारी झाड़ियां लेकर आया और फिर सभी ने मिलकर पेड़ घर का छप्पर बनाया। उसके बाद पेड़ की कटी लकड़ियों से ही उन्होंने एक दरवाजा बनाकर तैयार किया। अब हम फर्नीचर के एक एक हिस्से को अंदर ले जा सकते हैं, इससे हमारा फर्नीचर भी काम में आ जाएगा। बहू, तेरा दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है, कहाँ से ला रही है ये खुराफाती आइडिया? अरे नहीं माँ जी, अब यूं ही फर्नीचर को अंदर नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए हमें अब हिस्सों में ही इसे ले जाना होगा। उर्वशी की बात को मानते हुए तीनों भाइयों ने मिलकर धीरे धीरे उर्वशी का फर्नीचर पहुंचाना शुरू किया। इसके बाद उसे पेड़ घर में ठीक से लगा दिया और अब पूरा दिन की मेहनत के बाद शाम तक उनका पेड़ घर बनकर तैयार हो चुका था। अरे नहीं, सूरज ढल रहा है और हमारे पास रोशनी का कोई साधन नहीं है। हम इस पेड़ घर में आग भी नहीं जला सकते। हाँ भाभी, उजाला करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। एक लालटेन होता तो बात बन जाती, अब तो हमें अंधेरे में ही गुजारा करना पड़ेगा। रात होने के पहले ही सभी खाना खा लो, क्योंकि रात को बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाएगा। विद्या की बात समझते हुए सभी ने शाम में ही खाना खा लिया। उन्हें अब ठंड से बचने के लिए घर तो मिल गया था, लेकिन वहां कोई रोशनी नहीं थी, जिससे उन्हें किसी कीड़े मकोड़े का भी काफी डर लग रहा था। मम्मी, लाइट जलाओ ना, यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। वासु चिंकी, मेरे बच्चों मेरे पास आओ। अभी हमारे पास रोशनी करने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। हाँ बच्चों, खाना तुमने खा लिया है, तुम बेड पर लेटो, मैं तुम्हें गर्म कंबल उड़ाकर सुला देती हूँ। उर्वशी ने दोनों बच्चों को गोद में उठाकर बेड पर लेटाया और फिर उन्हें कंबल उड़ाकर सोने को बोला। अंधेरा होने की वजह से बच्चे कुछ ही देर में सो गए और अब बड़ों के पास भी कोई काम नहीं था। उन्होंने जमीन पर बिस्तर किया और वहीं लेट गए। बहू की वजह से आज हमें कम से कम बाहर की ठंडी हवा से बचे हुए हैं, यहाँ उतनी ठंड नहीं लग रही। अरे इस पेड़ का तना इतना मोटा है कि इसमें हमारे पुराने घर की तरह हवा भी पार नहीं हो रही है। सच में यहाँ तो ठंड का पता ही नहीं है और झाड़ी के छप्पर से ये अच्छी तरह ढक चुका है। हालांकि ये पेड़ है, लेकिन बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है। अब कई दिन बाद जाकर पूरे परिवार ने एक सुकून की रात काटी और उसके लिए वो उर्वशी के बहुत आभारी थे। अगली सुबह जल्दी से सूरज निकल गया और पूरे परिवार ने भगवान को धन्यवाद किया। तीनों भाई भी दोबारा अपने काम पर चले गए। बस आज ये धूप इसी तरह निकलती रहे, थोड़ा सिक लेगा शरीर तो सारी ठंड निकल जाएगी। पिताजी, माँ जी, लाइए मैं आपके तेल की मसाज कर देती हूँ, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। सच में बहू, तुझे पाकर तो हम धन्य हो गए। तू हमारी जिंदगी में सुकून लेकर आई है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर ऐसा है तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मैं ये सुकून बनाए रखूं। उर्वशी ने अपने सास ससुर के कंधों और बाहों पर तेल लगाकर मसाज की। वहीं दोनों बच्चे भी छोटी छोटी गिलहरी और खरगोश के साथ खेल रहे थे। वहीं नदी से वो पानी ले लिया करते और इसी तरह अब उन्होंने वहां रहने की आदत बना ली थी। तीनों बेटे भी अब रोज बिना नागा काम पर जा रहे थे। कुछ भी सामान खत्म हो जाए तो इनका इंतजार देखना पड़ता है, हम तो इतनी दूर चलकर जा नहीं सकते। सही कह रही हैं भाभी, हर छोटी सब्जी चावल दाल के लिए, हर एक चीज के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ जाता है और सब्जी तो आए दिन आती है। क्यों ना हम यही सब्जी उगाकर देखें। लेकिन अगर ये जमीन उपजाऊ नहीं हुई तो हम शहर से ही सामान लाया करेंगे, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। मोहिनी ने उर्वशी की बात को माना और उन्होंने जमीन पर खुदाई करके सब्जी बोकरा एक छोटा सा खेत बना लिया। उन्हें उस खेत से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत जल्दी जमीन से अंकुर फूटने शुरू हो गए। बहू, लगता है तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुमने तो हर चीज का जुगाड़ यहीं कर दिया। अब हमें सिर्फ तेल नमक जैसी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब्जी तो हम अपने खेत की ही खाएंगे। दोनों बच्चे भी अपने छोटे से खेत को देखकर काफी खुश हुए। समय बीता और बहुत जल्द खेत में सब्जी उगनी शुरू हो गई। वहीं पास बह रही नदी में भी उन्हें मछलियां दिखाई दी तो उन्होंने मछलियों को पकड़ना भी शुरू कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, हम चाहे तो इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही भैया, इतनी बड़ी मछलियों के बाजार में काफी अच्छे दाम लगेंगे। हमें अपना नया काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। अब सब्जी उगाना, मछली पकड़ना और उन्हें शहर जाकर बेचना, इसी तरह तीनों भाइयों ने मिलकर अपने अलग अलग काम कर लिए। वहीं पेड़ घर उनका अभी भी साथ दे रहा था।
पूर्व परिवार ने अब ये सोच लिया था कि जब तक उनका अपना एक और घर नहीं बन जाता तब तक वो पेड़ घर में ही समय बिताएंगे और भगवान के दिए उस चमत्कारी पेड़ में उन्हें किसी चीज की दिक्कत भी महसूस नहीं हो रही थी।